नमस्कार साथियों, मैं ओम निवास चाहर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ओम कैरियर अकेडमी में। साथियों, सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि संस्था में हर विषय जीरो लेवल से पढ़ाई जाएगी। साथियों, मैं उसी वादे को निभाते हुए मैं आज आपके लिए इतिहास विषय लेकर आया हूं और मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये विषय ऐसा है, इस विषय में आदमी समझकर अगर पढ़ेगा तो मेरा मानना है कि वो कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास विषय को हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती हुआ करती है। तो साथियों, कभी इतिहास विषय को रट्टा न मारें, इतिहास को समझकर पढ़ें, कहानी के रूप में पढ़ें। इतिहास बड़ा ही आनंदित करने वाला विषय है, अगर इसको समझकर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत मजा आता है। इतिहास को आप एक कहानी के रूप में पढ़ें, बड़ा ही मजा आएगा। साथियों, देर न करते हुए मैं अपने विषय की शुरुआत करता हूं। आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं उस विषय का नाम है इतिहास। साथियों, इतिहास जो विषय है इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास एक विषय है जिसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इतिहास तीन शब्दों से बना है। इतिहास, इसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। ठीक है साथियों, यहाँ तक। क्योंकि एक महोदय थे E.H. कार, जिन्होंने कहा था इतिहास वास्तविक एवं इतिहास वास्तविक एवं सच्ची घटनाओं पर आधारित है। साथियों, एक विद्वान थे E.H. कार महोदय, उन्होंने कहा था इतिहास जो है तथ्यों पर आधारित है। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास, इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हें कहते हैं आप। इतिहास के जो पिता हैं, इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हें आप कहते हैं वो हैं हेरोडोटस। इन्होंने हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जो प्रमाणित नहीं है, इसका नाम है हिस्टोरिका। आप समझते जाओ यहां तक। इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। साथियों, ये पुस्तक प्रमाणित नहीं है। इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। यहाँ तक बातें आपकी समझ में आई होंगी। अब जो है मुख्य रूप से इतिहास अब चलेगा एक कहानी के रूप में। साथियों, इतिहास एक ऐसा विषय है जो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास को हम मानव की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति से पढ़ सकते हैं। इतिहास हम किताबों में पाषाण काल से पढ़ते हैं इतिहास में। अब इनको हम जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, जंगलों का विकास, मानव की उत्पत्ति, मानव का उद्विकास जो है और मानव का जो क्रमबद्ध विकास है पाषाण काल से पहले,
उसको हम अन्यत्र विषयों में पढ़ लिया करते हैं। जैसे बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति तक का जो इतिहास है और वनों का जो विकास है, वो सारे विषय हम भूगोल में पढ़ लेते हैं। और बाकी के जो मानव के उद्विकास का और मानव के जो पाषाण काल से पहले के विकास का जो समय है, उसको हम बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ इतिहास में हम पाषाण काल से ही पढ़ के चलते हैं। चलो हम भी पाषाण काल से थोड़ा सा पहले पढ़ के चलेंगे और पाषाण काल में वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा हम एक ब्रीफ हिस्ट्री इसकी जान लेते हैं। साथियों, मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। मनुष्य का जो विकास है, या मानव का जो विकास है, मानव का विकास 2.5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। मानव का विकास अफ्रीका के जंगलों में प्राइमेट्स के रूप में हुआ। किसके रूप में? प्राइमेट्स के रूप। अच्छा, प्राइमेट्स का अर्थ क्या होता है? प्राइमेट्स का अर्थ होता है नरवानर। मतलब ना तो वो नर है ना वानर है, नर वानर। इंसान भी है, वानर भी है, मतलब बीच का। मतलब ऐसा एक समय जब मनुष्य ना तो पूरी तरह से मानव बन पाया और ना ही पूरी तरह से वो बंदर रह पाया। ऐसा जो समय है वो नरवानर का कहलाता है। ठीक है साथियों, यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। इसकी जो जाति थी नेग्रोटो की, वो नरवानर की वो जाति थी, उसे नेग्रेटो कहते थे। इसकी जो जाति है उस जाति को हम नेग्रेटो कहते हैं। की जो जाति थी वो नेग्रेटो थी। मानव का विकास जंगलों में हुआ, तो ये रहता जंगलों में था। अच्छा, यहाँ जो मानव के विकास का जो वर्ष है वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, लेकिन भारत में ही इसे 14 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। भारत में एक अपवाद है 14 लाख वर्ष पूर्व का। 14 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव के विकास के, 14 लाख वर्ष पूर्व के या पूर्व में मानव का विकास या कहें मानव के विकास के साक्ष्य जो है भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब जो नेग्रेटो था, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख के चलना, क्योंकि 2.5 लाख वर्ष पूर्व मानव के विकास की जो घटना है वो चलती है और 14 लाख वर्ष पूर्व की जो भारत में है ये एक अपवाद स्वरूप है। साथियों, जो नेग्रिटो था जंगलों में रहता था, इसके बारे में हम, इसका जो विकास हुआ इसके बारे में हम पढ़ते हैं पुरातत्व में, क्योंकि ये अनपढ़ मानव था। इसका जो विकास क्रम है और इसके द्वारा जो प्रयोग में लाई गई वस्तुएं हैं उन उनके आधार पर ही हम इतिहास का पता लगाते हैं। बाकी इसने पढ़ने लिखने में तो कोई उपलब्धि हासिल की नहीं थी, इसने अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो इस पढ़े लिखे आधार पर ही विद्वानों ने इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? अब इतिहास का वर्गीकरण,
अब इतिहास का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्यैतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल। साथियों, ये जो वर्गीकरण है ये मानव की जो उस समय की पढ़ने लिखने की स्थिति के आधार पर है। मतलब इसको प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें मानव पढ़ा लिखा नहीं था। ये आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें मानव पढ़ा तो था, उसने लिखा तो था, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ पाए। ऐतिहासिक काल, इसमें मानव ने अपने बारे में लिखित साक्ष्य छोड़े हैं। बात कर लेते हैं तीनों की क्रम से। प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम प्रमुख रूप से पाषाण काल को पढ़ते हैं। अगर बात पाषाण काल की आई है तो अभी बता रहे हैं पाषाण काल का जो काल विभाजन है वो किसने किया, त्रियुगीय विभाजन किसने किया, वो बातें हमें जानना आवश्यक है। यहीं से वो बातें निकल के आएंगी। प्रागैतिहासिक काल में मानव पढ़ा लिखा नहीं था, इसमें पाषाण काल को प्रमुख रूप से रखा गया है। अर्थात इस समय के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातत्व है। पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व जो है, बात पुरातत्व की कह रहे हैं, बात अगर पुरातत्व की जाए तो पुरातत्व की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको देता हूं, क्योंकि यही पुरातत्व के बारे में बता देते हैं। क्या है भैया पुरातत्व? पुरातत्व एक विभाग है। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की 1861 में। इसकी स्थापना 1861 में की गई। इसके पिता जो कहलाते हैं वो लॉर्ड कनिंघम कहलाते हैं। लॉर्ड कनिंघम कहलाते हैं। इसको 1902 में कर्जन के समय संस्कृत मंत्रालय के अधीन ले लिया गया। इसको, इसका मुख्यालय जो बात है, मुख्यालय दिल्ली में है। पुरातत्व करता क्या है? पुरातत्व जो मानव के द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं हैं, उपयोग में लाई गई वस्तुएं हैं, उनके ऊपर जो है खोज करता है, उनका रखरखाव करता है। इसमें कार्य करने वाले पुरातत्वविद्ता कहलाते हैं। आगे बात आएगी तब फिर समझाएंगे। इसकी बात करें तो ये एक तरह से अनपढ़ मानव था। अनपढ़, आखेटक और एक और शब्द प्रयोग कर लेते हैं, खानाबदोश। ये इस प्रकार का मानव। अनपढ़ तो आप समझते ही हो, पढ़ा लिखा नहीं हो। आखेटक का मतलब शिकारी होता है। खानेबदोश का अर्थ होता है खाने की तलाश में घूमता रहे। ऐसा था ये मानव। इस काल के, इस कालखंड के मानव को प्रागैतिहासिक काल में रखा। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव पढ़ा था। पढ़ा कैसे था? गुफाओं में, कंदराओं में रहता था। किसी को मार लिया, उसी के बारे में चित्र बना लिया, तो मतलब चित्रात्मक लिपि लिखता था। तथा ये दाएं से बाएं की तरफ लिखता था, फिर बाएं से फिर दाएं की तरफ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे ही लिखता था। मतलब अपने लेखन में सर्प बना देता था, इसीलिए इसको सर्पिलाकार लिपि कहा गया। इसको गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। गाय पेशाब करती है तो वो ऐसे ही करके चलती है ना। तो इसके बारे में जो साक्ष्य हैं लिखित में, उनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए। इसीलिए इसको, इसके द्वारा लिखा गया और न लिखा गया वो सब बराबर है हमारे। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने इसको ऐसे समय कालखंड में लिखा गया, रखा गया है कि जिसके बारे में मानव ने लिखा तो है लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पाए। तो लिख दें ऐसा कालखंड, मतलब ऐसा कालखंड जिसमें मानव पढ़ा
पढ़ा तो था, उसने लिखा तो था, उसने अपने बारे में लिखा तो था, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पाए। हम उसे नहीं पढ़ पाए। जैसे इस समय में तो मैंने प्रमुख रूप से बता दिया कि पाषाण काल था। लेकिन इस समय में प्रमुख रूप से था आपकी हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक काल। हम मुझसे ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछ रहे थे एक दिन, सर वैदिक काल कैसे आ जाएगा इसमें? वैदिक काल में तो वेद लिखे गए। हाँ, वेद लिखे गए, लेकिन भैया मैंने बताया आप फिर से ऐसा प्रश्न ना करें, क्योंकि वेद जो है पहले श्रुति के रूप में जाने जाते थे। वेदों को मौखिक रखा जाता था। जब वैदिक संस्कृति का विकास हुआ तब वेदों को लिखा गया है। तो ये जो कालखंड है ये वैदिक काल में आता है। वैदिक काल जो है इसी कालखंड में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल में। और प्राग ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता आती है। यहाँ ज्यादा देर न लेते हुए मैं ऐतिहासिक काल की तरफ चलूंगा। ऐसा कालखंड जिसमें मानव पढ़ा लिखा है, उसने अपने बारे में लिखा है। ये काल अब तक चल रहा है। इसमें सारा कालखंड वैदिक काल के बाद सारा का सारा कालखंड इसी में आता है। ठीक है। अब प्रॉपर रूप से हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। इससे पहले मैं इतिहास का वर्गीकरण कर दूं एक बार। इतिहास जो है, इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। एक विश्व का इतिहास, एक भारत का इतिहास। इधर भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट दिया जाता है। प्राचीन काल अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्य भारत का इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। इस वर्गीकरण को मैं कर ही देता हूं थोड़े से समय के लिए। हम प्राग ऐतिहासिक काल बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसको कर देते हैं। अगर बात करें इतिहास की, इतिहास इसको दो भागों में बांट दिया। विश्व का इतिहास, और फिर इसको भारत का इतिहास कह दिया, क्योंकि हम भारत, हमारे अनुसार ये दो भागों में बटा है। फिर अलग अलग देशों का इतिहास है, वो अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं। अभी इसी जगह होता तो फ्रांस का इतिहास हो जाता। फिर तो अलग अलग देशों का इतिहास, तो इस जगह लिख सकते हैं आप देशों का इतिहास। अब भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट दिया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आगे आधुनिक भारत का इतिहास। साथियों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर एक बार दो बार फिर देखें, क्योंकि यहाँ तक जो बातें आई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उनमें आपको ज्यादा वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्राचीन भारत का इतिहास बात करें तो हम इसको पाषाण काल से, मैंने अभी बताया था कि पाषाण काल से पढ़ते हैं। इसको हम इतिहास में पाषाण काल से रख लेते हैं। पाषाण काल से, और पाषाण काल से इसको पढ़ते कब तक है? प्राचीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी तक हम पढ़ लेते हैं। या इसको कहीं कहीं आप देखेंगे तो मुस्लिम आक्रमण है वहां तक रख लिया जाता है, लेकिन इसको नहीं रखते हैं। वहां मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण पहले हो जाते हैं।
तो 1206 ईस्वी तक रखते हैं। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई है। यहाँ से सल्तनत काल की स्टार्टिंग हो जाती है, या मैं इसको कह दूं सल्तनत काल के प्रारंभ तक। और यही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई है। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम 1206 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तक। के बाद आधुनिक भारत का जो इतिहास है, हम इसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद से अब तक पढ़ रहे हैं। अब तक सारा का सारा जो है वो आधुनिक भारत में आता है अब तक। तो साथियों, ये सिस्टेमेटिक तरीके से बात आपको समझ में आ रही होगी। प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे पाषाण काल से लेकर, पुरापाषाण काल से लेकर 1206 ईस्वी तक। और मध्यकालीन भारत में फिर हम पढ़ लेंगे औरंगजेब की मृत्यु तक 1206 से। और वहां 1206 के जो औरंगजेब की मृत्यु से लेकर हम पढ़ेंगे जो है अब तक। साथियों, इसमें जो कालखंड है प्राचीन भारत, हम इसकी तरफ चलते हैं। और इससे पहले हम थोड़ी सी इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर नजर बनाते हैं एक बार। बात मैंने पाषाण काल की है। बात मैंने पाषाण काल की है। किसकी? पाषाण काल की। तो पाषाण काल शब्द भी तो कहीं से आया होगा पहले। और पाषाण काल है क्या? साथियों, अब इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। देखो एक बार, मानव जंगलों में रहा, आखिर तक था, कंदमूल, फल और कच्चे मांस पर डिपेंड था। इस समय वो पत्थर के बड़े बड़े भारी बेडौल हथियार उठाया करता था। ऐसी चीज तो इतिहास में आपको हर किसी ने पढ़ा दी होंगी। मेरा मानना है कि यहाँ तक तो आपको इतिहास में सारी चीजें किसी न किसी टीचर ने पढ़ा दी होंगी। मैं वीडियो लंबी ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता के चल रहा हूँ, लेकिन चीज कुछ नहीं छोड़ूंगा। समझाने की बात यह है कि आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना। वैसे मैंने समझा दिया, वही बात रिपीट कर करके बोलनी पड़ती है। वैसे आपको समझ में आ रही होगी, मेरी उम्मीद जो है बेकार नहीं जाएगी। फिर भी अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार जरूर देखें। ये कंटेंट आपको पेड फीस में भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे पता है। ठीक है, तो जो इतिहास है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में भारत का जो प्राचीन काल चल रहा था, प्राचीन काल में पाषाण काल जो है, पाषाण काल शब्द का जो सर्वप्रथम वर्णन आया है वो 1816 में आया था, पाषाण काल का। अब आप कहेंगे कैसे आया? तो पाषाण काल का क्यों आया वर्णन, ये बात करते हैं। 1816 ईस्वी में एक महोदय थे जिनका नाम था सीजे थॉमसन। क्या नाम था? सीजे थॉमसन। एक महोदय, इनका नाम है सीजे थॉमसन, लिख लो, या थॉमसन, दोनों ही शब्द आ जाते हैं, दोनों ही नामों से जाने जाते हैं। सीजे थॉमसन थे। इन्होंने त्रियुगीय विभाजन किया। कौन सा किया? त्रियुगीय विभाजन। किसका किया? प्रागैतिहासिक काल का। त्रियुगीय विभाजन इन्होंने किसका किया? प्रागैतिहासिक काल का। किसका? प्रागैतिहासिक। बोला आपका जो प्रागैतिहासिक काल है और
वो 3 भागों में बटा हुआ है। इसके 3 काल हैं इसके अंदर। इन्होंने कहा कि 3 युग हैं इसके अंदर, 3 काल हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो 3 भागों में बटा है। उसके कालखंड क्या हैं? सीजे थॉमसन महोदय ने वो 3 कालखंड कौन से बताए? क्रम संख्या 1 इन्होंने बताया पाषाण काल। दूसरा इन्होंने बताया ताम्र पाषाण काल। और तीसरा इन्होंने बताया कांच जो है ताम्र पाषाण काल, लौह युग। कौन सा बताया? लौह युग। इसको समझ के चलते हैं। इन्होंने कहा कि मानव जो है एक ऐसे समय में था जब वो पत्थरों का प्रयोग करता था अपनी रक्षा के लिए और शिकार के लिए। ऐसा समय पाषाण काल था। ठीक है साहब, ऐसा समय पाषाण काल था। इनकी बात मानी गई। ठीक है। ताम्र पाषाण काल, इन्होंने कहा कि फिर इसके बाद ऐसा समय आया कि मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली। वो पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग करता था। ताम्र पाषाण काल हो गया। ठीक है जी सर। फिर इन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया, अर्थात वैदिक काल का जो उत्तर वैदिक काल भाग। अभी आप खुद समझ के चलिए यहां पाषाण काल। ठीक है। यहाँ पत्थर का जो प्रयोग किया मानव ने, बहुत अच्छी बात है, ये पाषाण काल है, हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ताम्र पाषाण काल इसके बाद ही आता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ताम्र पाषाण काल के बाद हम कांस्य युग पढ़ते हैं, क्योंकि ताम्र पाषाण काल के बाद मनुष्य का जो विकास हुआ वो एक शहरी सभ्यता में हुआ था, और वो शहरी सभ्यता दब गई, जिसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता कांस्य युग के नाम से जानते हैं हम। उसका इसमें कोई वर्णन नहीं है, तो मान्य होगा? मान्य तो है, जिस समय उन्होंने विभाजन किया उसके हिसाब से मान्य तो है, लेकिन आज के हिसाब से त्रियुगी विभाजन मान्य नहीं है। 1816 में इन्होंने विभाजन किया है, और हड़प्पा का जो सर्वप्रथम हड़प्पा की जो संस्कृति से हमारे भारतीय, तो खैर क्या कहें, अंग्रेज परिचित हुए हैं, वो 19वीं सदी या 1820 के बाद परिचित हुए हैं। इस परिचय के कारण ही तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। फिर इस पर सिस्टमैटिक तरीके से 1920-1921 में खुदाई हुई है। तब हमें पता चला है कि यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, ना ये लौह युगीन थी, ना ये पाषाण युगीन थी, ना ये ताम्र पाषाण युगीन थी, ये तो कांस्य युगीन थी। तो यहाँ तो पता ही नहीं है ना कांस्य युगीन कोई सभ्यता है, तो इसलिए इसमें कांस्य युगीन का कोई वर्णन नहीं। त्रियुगी विभाजन की बात आती है। त्रियुगी विभाजन किसने किया? तो सीजे थॉमसन ने किया। इन्होंने 3 युग दिए। इसके बाद जो है अभी पाषाण काल जो है, हम इसको 3 भागों में पढ़ लेते। पाषाण काल को हम 3 भागों में पढ़ लेते, बिल्कुल पाषाण काल। अब हम तीनों को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पाषाण काल अगर हेडिंग डाल रहे हैं हम, चलिए अब पाषाण काल डाल रहे हैं हेडिंग। अब पढ़ते हैं सिस्टमैटिक तरीके से पाषाण काल। एक रॉबर्ट ब्रूस फुट एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट नाम था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनको पाषाण काल का जनक कहा जाता है, पाषाण काल का पिता कहा जाता है, खोजकर्ता कहा जाता है। यानी कि मैं बात करूं पाषाण काल का खोजकर्ता, इसको बात करूं मैं
पाषाण काल का खोजकर्ता। इन्होंने क्या किया कि 1863 में, कब 1863 में पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। पाषाण काल के जो भाग हैं, इन्होंने प्रमुख रूप से जो भाग बनाए। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा भाग था वो था नवपाषाण काल। तीसरा भाग कौन सा बनाया? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ऐसा विभाजन कर दिया रॉबर्ट ब्रूस वुड ने। किसने? रॉबर्ट ब्रूस वुड ने। कब कर दिया? 1863। ठीक है सर। इनके साथ ही 1865 में एक और इनके साथी आए, उन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांट दिया। जॉन लुबार्ट। आज हम इन्हीं को मानते हैं, तीनों को, लेकिन बीच में एक व्यक्ति आए, जॉन लुबार्ट, एक विद्वान आए, इनका नाम था 1865 ईस्वी में। कब? 1865 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, इनका नाम था जॉन लुबार्ट। इन्होंने पाषाण काल को 2 भागों में बांट दिया। इनके अनुसार पाषाण काल था पुरा पाषाण काल। अब आप जानते ही हैं, 2 भागों में बांटा तो मध्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, बीच वाले का। एक तो पुराना होगा, एक नया होगा। साथियों, कोई यहां तक चीज आपकी छूटी नहीं है और सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आगे जाकर पाषाण काल को भी, जो पुरा पाषाण काल है, अभी इसकी बात हम यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं। जब इनकी तीनों की बात कर लेंगे तो ये दोनों आ ही जाएंगे। पुरा पाषाण काल ऐसा पाषाण काल, कालखंडों की मैं बात करूं, इनके कालखंड आपको पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन लिख के नहीं चलूंगा। ये मानव की उत्पत्ति से लेकर, ऐसे मान के चलिए, ये मानव की उत्पत्ति से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, और ये 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक, और ये 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। जगह नहीं है, थोड़ा सा लिख देता हूं फिर भी। मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईसा पूर्व तक, और ये 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, और ये आपका 6,000 ईसा पूर्व से। अच्छा, डेट में कंट्राडिक्शन होती है, अलग अलग बुक्स अलग अलग डेट लिखती हैं। मैं आपको जो डेट लिख रहा हूं ये मान्य डेट है, लेकिन फिर भी नहीं पूछी जाती। 1,000 ईसा पूर्व तक। ये सारी चीजें विवादित हैं, इसीलिए इनको ज्यादा इन पर गौर नहीं किया जाता। अब क्या था पुरा पाषाण काल? पुरा पाषाण काल का मतलब क्या है? मतलब ऐसा समय जिसमें मानव ने पत्थर के हथियार तो उठाए, मतलब पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, तो यानी पत्थरों के जो हथियार थे उनको यूज करने का जो तरीका है वो बदल गया। मतलब एक समय बेडौल भारी बड़े बड़े हथियार लेके घूमेगा मानव, तो वो तो हो जाएगा आपका पुरा पाषाण काल। एक समय थोड़े से हथियार छोटे कर लेगा। मैं केवल औजारों की, पत्थर की बात कर रहा हूं। अभी बाकी बातें हम एक एक हेडिंग डाल के लिखेंगे और एक एक जो पाषाण काल है उसको आगे पढ़ेंगे। फिर
पत्थर के जो हथियार हैं वो छोटे कर लिए, पशुपालन का जो आरंभ कर दिया। फिर इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने हथियारों की जो स्थिति है वही बदल दी। हथियारों को एक तो पत्थर के साथ साथ हड्डी का ले लिया और पॉलिशदार और बड़े चमकीले हथियार बनाए। ठीक है, तो मैं ऊपर जा रहा है साथियों, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, अभी वो थोड़ा सा जल्दी पढ़ के चलते हैं। कोई नहीं साथियों, अब बात करते हैं हम प्रॉपर पुरापाषाण काल की। अब आप एक एक से पाषाण काल को पढ़ें। पाषाण काल आपका मैं कल या कल से अगली वाली वीडियो, 2 वीडियोस में मैं इसको पाषाण काल को खत्म कर दूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ऐसा पाषाण काल पढ़ाऊंगा कि आपको जीवन में आप भूलेंगे नहीं और आपके यहां से कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अभी पाषाण काल में पुरापाषाण काल डाल लेते हैं। अब क्या हेडिंग डालें? पुरापाषाण काल। अब जो पुरापाषाण काल है, इसकी जो मैं टाइमिंग बताई थी, इसका जो डेट बताई मैंने आपको, वो डेट है मानव की उत्पत्ति से या मानव के विकास से बात करें तो मानव के विकास से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक डेट की मैंने आपको बता ही दी। अब इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। इसको 3 कौन से भागों में बांटा गया है? पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न पाषाण काल, दूसरा है निम्न पाषाण नहीं, निम्न पुरापाषाण है, निम्न पुरापाषाण काल। दूसरा, अब देखिए बीच में आएगा तो वही मध्य पुरापाषाण काल। और तीसरा निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? उच्च पुरापाषाण काल। कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल। अब साथियों इसके बारे में मैं डिटेल्स चर्चा जो है कल करूंगा, लेकिन मैं अभी निम्न पाषाण काल की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा समय ऊपर है, मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन यहाँ निम्न पाषाण काल की बात करूं तो निम्न पाषाण